नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है, उसका प्रोसेस किस तरह से होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट क्यों किया जाता है और कब किया जाता है और किसे किया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से आज समझेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पे रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटमेंट शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप क्लास 11 और 12 में हो या फिर कॉमर्स के किसी भी क्लास में हो, तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है स्टाफिंग के चैप्टर में, जो बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। स्टाफिंग के चैप्टर में रिक्रूटमेंट ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है, और क्लास 12 में इसका क्वेश्चन आता भी है कई बार। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ यॉर्डर, रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस। यॉर्डर के मुताबिक रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जो डिस्कवर करता है मैन पावर का सोर्स को, और वो उनसे मिलाता है जिनका उस कंपनी में ज़रूरत होता है, जिस काम का उनका ज़रूरत होता है, जिस काम का, उन्हीं एम्प्लॉयज़ को वो रिक्रूट करता है और उनसे वो मिलाता है, और उनको स्टाफिंग भी सही तरीके से करता है और उनका टाइमिंग भी सही रहता है, ताकि जो वो काम कर रहे हैं, जो भी वो काम सीख रहे या फिर कर रहे या फिर करने आए हैं, तो उनके उस काम की तरफ वो आकर्षित रहे और इफ़ेक्टिवली वो काम करें। जिसके कारण क्या होता है कि उनको जो एन नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ मिले रहते हैं, इसके कारण वो अपने काम को और भी इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करते हैं, और जिनका वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट में यॉर्डर ने यही बताने की कोशिश किया है कि रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्स ऑफ मैन पावर टू मीट द रिक्रूटमेंट्स ऑफ द स्टाफिंग शेड्यूल एंड टू एम्प्लॉय इफेक्टिव मेजर्स फॉर अट्रैक्टिंग दैट मैन पावर इन एडिक्वेट नंबर्स टू फैसिलिटेट इफेक्टिव सिलेक्शन इन एन इफिशिएंट वर्किंग फोर्स। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरह से होता है, यहाँ पे यॉर्डर ने भी उसी तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आप दूसरे बुक फॉलो करते तो उस बुक में भी हो सकता है कि डेफिनेशन दूसरे हो, लेकिन मतलब दोनों का एक ही आता है। और याद रखिए कि बिजनेस स्टडी एक ऐसा चैप्टर है कि जहाँ पे अगर जैसे ऑथर ने बताया है, जिस तरह से ऑथर ने लिखा है, आपको उसी तरीके से लिखना है, आपको उसमें चेंजेस नहीं लाने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के टाइम पे कि आपको उसमें चेंजेस नहीं लाने हैं। फिर अब हम लोग बात करें प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? Recruitment process generally begins when the human resource department receives requests for recruitment from any department of the company। रिक्रूटमेंट प्रोसेस तभी चालू होता है, तभी शुरू होता है जब कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, रिक्वेशंस आने लगते हैं, और वहाँ पे एम्प्लॉय का ज़रूरत होने लगता है, और एम्प्लॉय के बिना काम नहीं चल रहा, कंपनी ठीक से नहीं चल पा रहा है, उस तभी रिक्रूटमेंट शुरू होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे सेल्स हो जाए, मार्केटिंग हो जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ नहीं आ रहे हैं या फिर एम्प्लॉयज़ छोड़ दिए हैं, एम्प्लॉय को कुछ काम आ गया है, नहीं आ पा रहे, तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट शुरू होता है फिर से। द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वेशन कंटेंट डिटेल्स अबाउट द पोजीशन टू बी फिल्ड, नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का रिक्वेशन ये रहता है कि वो जितने भी लोगों को चूज़ करेंगे, जो भी पोजीशन में चूज़ करेंगे या जो पोजीशन खाली हुआ है उस पोजीशन में भरेंगे, तो वहाँ पे नंबर, वहाँ पे कितने लोगों का ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है, कौन कौन से लेवल पे, कौन कौन से पोजीशन पे चाहिए, उन सभी का वो रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। The duties to be performed, qualification required from the candidate, terms and condition of employment, and the time by which the person should be available for appointment, etc. उसके बाद यहाँ पे पोजीशन के साथ साथ उस पोजीशन का एडवर्टीजमेंट करते हैं, उस पोजीशन के बारे में एम्प्लॉयज़ को ढूंढते हैं।
उनका ड्यूटी कैसा है, उनका काम क्या है, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो परफ़ॉर्म क्या करेंगे, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह के कैंडिडेट हैं, उनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है एम्प्लॉयमेंट का, वो टाइम दे पाएँगे कि नहीं किसी भी पर्सन पे, या फिर किसी भी काम को करने के लिए टाइम देंगे कि नहीं, वो अवेलेबल है या नहीं अपॉइंटमेंट के लिए, ये सब देखा जाता है। उसके बाद आता है लोकेटिंग एंड डेवलपिंग द सोर्सेज़ ऑफ रिक्वायर्ड नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर वो चूज़ किया जाता है कि वो जहाँ पे एम्प्लॉय की ज़रूरत है वो लोकेशन चूज़ किया जाता है, जहाँ पे उनका इंटरव्यू होगा या फिर जहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा, उनका लोकेशन, उनका डेवलपिंग द सोर्स क्या है, उनका सोर्सेस क्या है, वो किस चीज़ का रिक्वायर्ड करते हैं, कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है उनका कंपनी में, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ कौन कौन से तरीके के एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है, यहाँ पे वो सभी चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव इफेक्टिव्स विथ रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर वहाँ पे जब लोग आ जाते हैं, जब एम्प्लॉयज़ कैंडिडेट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ये चूज़ करना होता है, ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उनके वो जो काम है, उनका जो कैरेक्टर है, उनके लिए कौन सा एम्प्लॉय सही होगा और किन्हें वो रिक्वायर करें। ये भी ज़रूरी होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए। फिर आता है कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, द जॉब एंड द टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे आता है कि एक दूसरे के उस एम्प्लॉय से जिन्हें वो रिक्वायरमेंट किए हैं या फिर जिनको वो रिक्वायर किए हैं, उनसे उन कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस जॉब के बारे में, उस कंडीशन सर्विस के बारे में कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हाँ बताओ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम सेल्स में क्या करना चाहते हो या फिर क्या करोगे, सेल्स ही तुमने क्यों चूज़ किया, मार्केटिंग भी चूज़ कर सकते थे, या फिर कुछ भी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, अलग अलग तरीके से अपने आपके जॉब से रिलेटेड पूछेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेंगे कि आपको मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता था या नहीं पता था, कि आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन से क्या यूज़ करते हो, ये सब होता है। फिर आता है इनकरेजिंग द आइडेंटिफाइड कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर वहाँ पे इनकरेज करते हैं कि आइडेंटिफाइड कैंडिडेट्स जो भी होते हैं, जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं, उनको चूज़ करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं कि कौन सही है, कौन नहीं है, कौन सही है तो उन्हें रिक्वायर करते हैं, और जो सही नहीं है, जो क्वालिफिकेशन कम है, कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उसे इनकरेज कर देते हैं। फिर आता है इवेल्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फिर इफेक्टिवली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसे इवेल्युएट करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। फिर अब हम लोग यहाँ पे बात करें सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है कि सोर्स ऑफ की उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंडर या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कितने तरह के सोर्स होते हैं। तो यहाँ पे मेनली इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दो तरीके से बांटा, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या होता है? प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ पहले से उस ऑर्गेनाइजेशन में है, परमानेंटली है, टेम्प्रोरी के लिए नहीं है, या फिर टेम्प्रोरी भी है, काम कर रहे हैं, कैजुअल एम्प्लॉयज़ को हम लोग प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, जो इस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। विच आर ऑलरेडी ऑन द पे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम कर रहे हैं, आर ए गुड सोर्स। वैकेंसीज में बी फिल्ड अप फ्रॉम सच एम्प्लॉयज़ थ्रू प्रमोशन ट्रांसफ़र। और वैकेंसी तभी शुरू होता है और तभी भरता है जब किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, या फिर किसी का डेथ हो जाए। इस तरीके से जब वो वैकेंसी खाली होता है तब उस जगह में उनको फिल किया जाता है। अपग्रेडिंग एंड इवेंट डेमोशन, इनके साथ उन्हें फिल किया जाता है, उनका ट्रांसफ़र चेक किया जाता है। फिर ट्रांसफ़र इज शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट चेंज इन स्टेटस प्रमोशन। फिर ट्रांसफ़र और शिफ्टिंग में क्या होता है कि आज आप दिल्ली में काम करो तो आपका वो कंपनी जो है आपके काम को देख के, आपके लॉजिक को देख के, आपकी इफेक्टिवनेस को, आपके मैन पावर को देख कर आपको कहीं और शिफ्ट, किसी और कंपनी में या फिर किसी और ब्रांच में शिफ्ट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है कि आपका पोजीशन तो वही रहेगा लेकिन आप काम वही करोगे, लेकिन कहीं और दूसरे किसी ब्रांच में। जैसे कि आप पहले दिल्ली में थे तो अभी आप मुंबई में हो, आप मुंबई में थे तो फिर आप बैंगलोर में हो। इस तरह से आपका अगर प्रमोशन होता है तो ज़्यादा अच्छा है, प्रमोशन भी कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं तो फिर प्रमोशन नहीं होता है लेकिन चेंजेस होते रहते हैं। तो यही होता है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय में एम्प्लॉय टू ए हायर पोजीशन।
और कई बार नहीं, अधिकतर ही किसी भी कंपनी में अगर किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो एक हायर पोजीशन में जाके ट्रांसफ़र होता है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय है तो हो सकता है कि आपका जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप मैनेजर, सेल्स ऑफ मैनेजर भी बन सकते हो या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बन सकते हो, ये होता है। फिर रिटायर्ड एंड retrenched employees who want to return to the company may be rehired। फिर आता है रिटायर्ड और retrenched, कि जो मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो पहले से किसी कंपनी में काम करते थे लेकिन रिटायरमेंट हो गया या फिर काम छोड़कर आ गए, वो एम्प्लॉयज़ भी आते हैं ताकि उनको फिर से किसी भी कंपनी में हायर कर लिया जाए या फिर उसी कंपनी में फिर से उन्हें हायर कर लिया जाए और उनको काम करवाया जाए। फिर आता है डिपेंड्स एंड रिलेटिव्स टू डिसीज्ड एंड डिजेबल्ड एम्प्लॉयज़। फिर आता है डिपेंड्स, फिर रिलेटिव्स क्या है, उनका किसी का सोर्स है उस एम्प्लॉय का या फिर एचआर मैनेजर जो रिक्रूट कर रहा है, उनका कोई एक दूसरे का रिलेशन है एक दूसरे के बीच में, वो किस पे डिपेंडेंट है, ये सब दिखाया जाता है। डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ जो इन तरह के रहते हैं जिनका रिलेटिव रहता है एम्प्लॉयज़ में, या फिर किसी तरह का, जैसे कि कैजुअली मैं बोल सकता हूँ कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होते हैं, लव स्टोरीज भी चलते हैं या फिर फैमिली भी रहते हैं, तो हो सकता है कि आप काम नहीं कर पाओ। इसलिए कंपनी क्या करता है कि अगर आपके बीच में कुछ रिलेशनशिप दिखता है तो वो कंपनी जो है आपको रिक्रूट नहीं करेगा। आपके फैमिली वालों को जो रखा हुआ है उसके साथ आपको रिक्रूट नहीं करेगा, तो करता भी है तो आपका ब्रांच या फिर शिफ्टिंग कहीं और होता है या फिर टाइमिंग कोई और होता है, इस तरीके से करता है। तो डिपेंडेंट जो रहता है रिलेटिव से, वो डिसीज्ड होता है कंपनी के लिए और उन्हें वो यूज़ नहीं करते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एन रिक्रूटमेंट लाई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल की मतलब बाहर से जो अब रिक्रूट किया जाएगा उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं। जैसे कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, various institute as if IIM, IIT, ITI, engineering college, IIT and universities are a good source of recruitment, well qualified staff by campus interviews and placement। फिर external sources में जो education and training institute है, इसे हम लोग जैसे कि बताया कि कोई भी कॉलेज जो होता है, इंस्टीट्यूट जो होता है, यूनिवर्सिटी जो होता है, वो सबसे अच्छा सोर्स होता है रिक्रूटमेंट के लिए। जब जब कॉलेज के अंदर कंपनीज प्लेसमेंट के लिए जाते हैं लोगों के लिए, तो वहाँ पे किस तरीके से लोग को लेना है, कौन से लोगों को लेना है, कौन से एम्प्लॉयज़ को लेना है, कैंडिडेट को किनका नॉलेज ज़्यादा है, वो चेक कर किया जाता है और वहाँ से वेल क्वालिफाइड लोग को रिक्रूट किया जाता है। फिर आता है, तो ये तो था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, कि जहाँ पे स्टाफिंग के लिए कंपनीज पहुँचते हैं रिक्वायरमेंट के लिए और वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को जो है वो रिक्रूट करते हैं इंटरव्यू द्वारा, प्लेसमेंट द्वारा प्लेसमेंट देते हैं उनको कि आप मेरे कंपनी में आओ, मैं आपको इतना दूंगा, इतना पेमेंट करूंगा। ये होता है एक्सटर्नल सोर्स। फिर आता है रिक्रूटिंग एजेंसीज, कि कुछ कुछ एजेंसीज होते हैं कि जहाँ पे आपको जाना पड़ता है अपने क्वालिफिकेशन को लेके, अपने डेटा को लेके, और वहाँ पे आपको वो फॉर्म फिलअप करना होता है और उनके लिए, उन सोर्स के लिए उनका क्वालिफिकेशन के साथ उनका जो देखा जाता है कि कहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज अपने डेटा को, अपने रिक्वायरमेंट को भेजते हैं एडवर्टाइज द्वारा, और वहाँ पे उनको मैच करके, उनके क्वालिफिकेशंस को मैच करके उनको दिया जाता है कि आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, यहाँ पे आपका कंपनी आपसे बात करेगा। फिर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सेवरल प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म, एबीसी कंसल्टेंट, प्राइस वाटर हाउस एटसेट्रा परफॉर्म रिक्रूटमेंट फंक्शन ऑफ बिहाफ ऑफ क्लाइंट कंपनीज बाय चार्जिंग फीस। तो इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लोग अपने कुछ पेमेंट लेते हैं, अपना कुछ चार्ज करते हैं अपना फीस का, ताकि वो आपको लिए जॉब ढूंढ सके और वो जॉब जो है आपके क्वालिफिकेशन के मुताबिक हो, कि आपको जितना आता है उसी मुताबिक आपको जो है जॉब मिलता है। फिर आता है री एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो इस वक्त तो बंद हो चुका है, लेकिन पहले कुछ साल पहले, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, ऐसा एक्सचेंज था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसके लिए आपको एक कार्ड बनाना पड़ता था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस्टेब्लिश होता था पब्लिक के लिए। उसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिलता था। उसके द्वारा जॉब वैकेंसीज और जॉब सीकर्स उन्हें कहा जाता था और एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे, वहाँ से भी चूज़ किया जाता था।
Government of India has established public employment exchange throughout the country. This exchange provides information about job vacancies to the job seekers and help employees in identifying suitable candidates. फिर आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का क्या होता है कि ड्यू टू वाइड स्पेयर्ड ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, मैनी जॉब सीकर्स विजिट ऑफिसेस ऑफ वेल नो companies on their own. A waiting list of such visitors may be prepared to fill temporary and lower level jobs. फिर यहाँ पे कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है कि जो टाइम पास के लिए आ रहे हैं, मतलब टाइम पास बोलने मतलब इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं, आर्टिकलशिप के लिए आ रहे हैं, या फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए आ रहे हैं कि उनको ज़रूरत तो नहीं लेकिन बस वो सीखना चाहते हैं या फिर यूँ ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से भी होता है कि और फिर बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट्स भी हैं इंडिया में या फिर और भी दूसरे कंट्रीज़ में, जॉब सीकर्स ऑफिसेस हैं, वहाँ पे जाके उनको वो कंपनीज जो है जॉब देते हैं, वेटिंग लिस्ट देते हैं, विजिटर्स देते हैं और उनको एक टेम्प्रोरी लोअर लेवल का जॉब प्रोवाइड कर देते हैं कि ठीक है आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, डाटा एंट्री का काम कर लो, कॉल सेंटर में काम कर लो, ये सब। फिर आता है लेबर कंस्ट्रक्टर्स। लेबर कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है? मैनुअल लेबर कैन बी रिक्रूटेड थ्रू कैन कॉन्ट्रैक्टर सॉरी labor contractors manually labor can be recruited through contractors, mainly the construction job. फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब आप समझ ही रहे, लेबर का मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन जॉब्स होता है कि बिल्डिंग बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, फैक्ट्री के अंदर कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो वहाँ पे लेबर का रिक्रूटमेंट किया जाता है, वहाँ पे क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं होता है। और फिर आता है गेट रिक्रूटमेंट। ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद हम लोग सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट के डिफरेंस भी जानेंगे। फिर गेट रिक्वायरमेंट क्या होता है कि अनस्किल्ड वर्कर्स की जिनका कोई स्किल नहीं, बस उनको आप बता दो कि तुम्हें ये करना है तो वो वही करेंगे, मे बी रिक्रूटेड एट द फैक्ट्री गेट ऑफ नोटिस कैन बी पुट इन नोटिस बोर्ड ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइंग द डिटेल ऑफ जॉब वैकेंसीज। यहाँ पे उन्हें ही चूज़ किया जाता है जिनका कोई स्किल नहीं है, जिनको कुछ आता नहीं, बस आप उनको बता दो, वो उस काम को करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। उनका एक रिपीटिंग कोर्स हो जाएगी, वो आएंगे काम करेंगे और जाएंगे, वो आएंगे साबुन बनाएंगे और चले जाएंगे। इस तरीके से होता है, चाहे वो वॉचमैन का हो या फिर प्यून का हो, फाइल चेंज का हो, ये सब का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।